है ना। इक्विवेलेंस क्लास ये क्या होता है, जस्ट 2 मिनट्स का ये काम है। इसमें करेंगे क्या कि कोई भी रिलेशन फर्स्ट कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि गिवन रिलेशन मस्ट बी इक्विवेलेंस। समझ में आया। फर्स्ट ये कंडीशन, इक्विवेलेंस रिलेशन मींस क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, साइमल्टेनियस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास जो डिफाइंड होते हैं, क्लास इसको सपोज इस तरह से लिखा जाता है, बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ ए, इसको बॉक्स ऑफ ए पढ़ सकते हो। दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और इसको क्लियर करना चाहते हो तो ये इस तरह से, एक मिनट, एक्स सच दैट एक्स कॉमा ए, और यहाँ पे होगा ए बिलोंग्स टू सेट बी। समझ में आया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सेट बनेंगे, ये बेसिकली क्या है, एक सेट आएगा, हमेशा एक सेट का वैल्यू आएगा, 1 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो इक्विवेलेंस क्लास होगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये फिक्स है, 1 के अबाउट पूछेगा तो जैसे इक्विवेलेंस क्लास एग्जांपल से इजीली समझ सकते हो। सपोज ये सेट ए ही रहने दो, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, राइट, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ए के वॉट इसको फिक्स रहना है, और यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे, सपोज 2 एलिमेंट आ गए हैं, इस तरह से समझ लो कि एक इक्विवेलेंस क्या होगा, रिलेशन होगा, यहाँ पे 2 हो गया, राइट, इस तरह से, फिर 3 और 2 मिले, है ना। अगर इस तरह के एलिमेंट हैं तो क्या करना, देखो इक्विवेलेंस क्लास बोलेगा 2 का, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 3 हो जाएगा। समझ में आया। हेलो, 5 3 एक और ले लो इसमें एलिमेंट, 5 4, जस्ट एग्जांपल बताया हूं, इसमें एक और कंसीडर कर सकते हो, 5 4, ये समझ में आया। हेलो, इक्विवेलेंस क्लास यस सर। सिंपल है ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, ठीक है, क्लियर है या नहीं। सेकेंड एलिमेंट को चेक करना है, सेकेंड एलिमेंट अगर इक्विवेलेंस क्लास ए का बोला जाए तो इस तरह से एक्स में, एक्स वेरिएबल क्यों रखे हैं कि ए के करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट पोजीशन पे एक्स एलिमेंट हो सकता है, वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आए कि सेकेंड पोजीशन पे सेम एलिमेंट हो और फर्स्ट पोजीशन पे चेंज करे उसका एलिमेंट, है ना। क्लियर नहीं है। सर है। ओके, एक एग्जांपल देता हूं, चलो, ए इक्विवेलेंस रिलेशन defined from defined on A is equal to 1 2 3 4, right, is R is equal to 1 2, है ना,
3,2 and 3,4. Then find the equivalence class of 2. बताओ क्या होगा आंसर? 1,3. 1,3 समझ में आ गया? यस सर. सिंपल है ना? तो इसमें इसी तरह से देखना है कि क्या होगा। जो सबको समझ में आ रहा है? आंसर एक सेट बनेंगे, वो क्या हो जाएगा 1,3 का। हो सकता है एक भी एलिमेंट आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। सपोज इस तरह से आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ऑन एक सेट दे दिया गया है, आर डिफाइंड ऑन सेट ए, वहां पे दिया गया है 1,1 2,2 3,3 1,2 एंड 2,1। जो गिवन रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस होना चाहिए, है ना। सो यहां से फाइंड करने बोलेगा, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इजिकल टू, इस तरह से भी लिख सकता है। बताओ क्या होगा? ये चेक करोगे, सर 1,2. यहाँ पे सेट ए में डिफाइन किया गया है 1 2 3। क्या आंसर हो जाएगा? 1,2। सिंपल है ना, बन जाएगा। आप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर. ओके। अगर सपोज और बताना पड़ेगा या क्लियर है? सर एक और क्लियर है. प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, तो एक बार ट्राई करो। ओके। प्रूव दैट द रिलेशन are on the set n cross n defined by a comma b relation c comma d, means relation from a comma b to c comma d, if and only if a plus d कंडीशन दिए हुए हैं is equal to b plus c for all a comma b c comma d belongs to n cross n. Also find equivalence class of 2,3 and 1,3। इस तरह से लिख सकता है। इसका मीनिंग वही होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,2। इसको पढ़ेंगे, बॉक्स ऑफ ए जो लिखे हैं वो यहाँ पे लिख लो, इसको इस तरह से नहीं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। समझ में आया ना? क्लास ऑफ ए, राइट। तो वहां पे करेक्शन कर लेना, बॉक्स है बट वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ। ठीक है, बताओ। थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये प्रॉब्लम। फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन लिख लिया? कितने लोग आए हो? 10। हिमांगी, दीक्षा, अंशुल, अक्षत, स्मृति, स्वयं, रिद्धिमा, लक्ष्य, एक क्षितिज नहीं आया है ना। ओके, चलो बताओ।
ये हो पाएगा? हिमांगी? हाँ सर, बना रहे हैं। अक्षत? अंशुल? यस सर। समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, कोई नहीं, ट्राई करो, हो पाया तो ठीक है ना? ट्राई करो। फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है? देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि एबव रिलेशन शुड बी फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। ओके, सो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए कॉमा बी टू सी कॉमा डी, अगर ये है तो क्या दिया हुआ है? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ध्यान देना, रिलेशन जो दिया हुआ है ए प्लस डी बी प्लस सी, फर्स्ट को लास्ट वाले एलिमेंट से और सेकंड को थर्ड वाले एलिमेंट से, है ना? ओके, सो फर्स्ट में क्या करते हैं? फर्स्ट वन प्रूफ करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग पढ़ते थे ए कॉमा ए के लिए वेरीफाई करते थे, है ना? सो ए कॉमा ए, यहाँ तो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट दिया गया है, तो क्या करेंगे? ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी, यही एलिमेंट्स आएंगे। सर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रूव हो गया। ओके, ट्रांजिटिव भी प्रूफ करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि दोनों सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। अब ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से आ गया कि इसको इस तरह से समझ सकते हो कि दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, है ना? इसके लिए कंडीशन लिखेंगे तो ए प्लस बी, और इसके लिए क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो गिवन कंडीशन करेक्ट है फॉर ऑल एन क्रॉस एन के लिए, है ना? मीन्स फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो करेक्ट है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़े थे हम लोग कि ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है देन क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ही ना। ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो सपोज ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, तो यहाँ से जो रिलेशन बनेंगे वो ए प्लस लास्ट वाले एलिमेंट डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये तो गिवन कंडीशन था, अब चेंज कर देंगे। नाउ सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी, ऐसे क्यों लिखे हैं? तो ये देखना कि ए कॉमा बी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये आर, तो बी कॉमा ए के लिए अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो एलिमेंट को जस्ट चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट मीन सी प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड एंड थर्ड डी प्लस ए, इसी को लिख सकते हो बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, है ना? ये दोनों क्या है? सेम है। इट मीन सिमेट्रिक भी हो गया। ये सुनो, समझ में आ रहा है? हेलो हिमांगी, स्मृति? सर। यस सर। ओके, अब थर्ड वन क्या करना है? सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्वयं यस सर। समझ में आ रहा है जी? ओके, सर लास्ट सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव। क्या सर? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं? लास्ट क्लास नहीं किया था तुम? नो सर। ओके, अब कैसा है तुम्हारा तबीयत? सर अभी उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे तो ज्यादा क्लासेस छूट जाएगा, इसीलिए कर रहा हूँ। अच्छा, पहले से बेटर है? हाँ बेटर है थोड़ा। ओके ओके,
ओके चलो जल्दी ठीक हो जाओ। ओके ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताए थे, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर से, देन क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट है तो इसके लिए भी करेक्ट होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ए कॉमा बी आर, यहाँ पे बी कॉमा ओके सी कॉमा डी, सॉरी सी कॉमा डी, राइट। यहाँ से क्या लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट, वो तो गिवन कंडीशन था, दिस इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलिमेंट दोनों सेम लिया जाता है, तो यहाँ सी डी लेंगे, आर यहाँ पे क्या लेंगे, ई एफ ले लेंगे, राइट। ओके सो इसके लिए लिखेंगे फर्स्ट लास्ट वाले सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, है ना। ये अगर करेक्ट है, ये 1 हो गया, ये 2, अगर इसके लिए करेक्ट है तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के लिए सेम रिलेशन आना चाहिए। तो आर होना चाहिए यहाँ पे ए कॉमा बी और ये ई कॉमा एफ, राइट। सो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस एफ इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट बी प्लस ई। अब देखो सेम को क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं, एडिंग उसी को, तो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा और डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स ए प्लस एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी प्लस ई करेक्ट आ रहे हैं, इससे जो रिलेशन आया सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये आया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई होगा फॉर ऑल बिलोंग्स टू एन के लिए। तो यहाँ पे देखो वही कंडीशन बेसिकली आ रहा है, ए एफ बी ई। इट मीन्स ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी है, तो ट्रांजिट सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया एंड ट्रांजिटिव आ गया, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस भी हो गया। यस और नो, थोड़ा डिफरेंट था इसीलिए ये बताएं, समझ में आ गया, समझ में आया। सेम वे में करना है जैसे हम लोग पहले प्रूफ करते थे, उसी ऑर्डर में ये भी किए हैं, एलिमेंट्स उसी तरह से लिए हैं। वो अलग की बात है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट दे दिया गया था, है ना, तो उससे प्रॉब्लम होगा भी नहीं कुछ, बस समझना था। वो समझ में आ गया सबको, या फिर से वो कुछ इसमें दिक्कत है तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर से। हेलो एनीवन, तो मान के चलता हूँ कि समझ में आ गया सबको। ओके ये सुनो यस सर। अक्षत, ओके मंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 एंड 1,3, राइट। सो कैसे फाइंड करेंगे, बोलो। अच्छा सपोज अगर 2,3 का क्लास फाइंड करना है ना, लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3, जैसे यहाँ पे लिखते थे, इसका मीनिंग क्या था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, राइट। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते थे, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना इसके लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए लिखते थे कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स कॉमा ए, है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। इस तरह से कुछ लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा ही लिखते थे ना, इसी को लिख सकते हो एक्स आर ए लिख सकते हो, राइट। समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एक्स आता था वेरिएबल, तो यहाँ भी एक्स वेरिएबल में आना चाहिए, तो एक्स कॉमा वाई दोनों वेरी करना चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, दो एलिमेंट है तो
ऑर्डर्ड पेयर में तो ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखेंगे, है ना। अब इसके लिए इसके बाद में क्या लिख सकते हैं कि x, y और ये क्या होना चाहिए 2, 3, इसी का ऑर्डर्ड पेयर देखना है तो, है ना। वेयर x y जो होगा इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना। ये बिलोंग्स करना चाहिए n क्रॉस n से, ऑर्डर्ड पेयर n क्रॉस n से आना चाहिए। तो ये देखो ऑर्डर्ड पेयर में है, इट मींस दो सेट को क्या किया गया होगा, क्रॉस किया गया होगा, मींस a क्रॉस b किया गया होगा, ये a क्रॉस a किया गया होगा, तभी ये आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। सच दैट यहाँ पे जो कंडीशन आना चाहिए क्या लिखोगे, x, y और 2, 3, है ना। और इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि x + 3, है ना, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y + 2 होना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है। तो अब देखो इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, तो इसी से जो रिलेशन आएगा 2, 3, है ना, दिस इज इक्वल टू x, y n क्रॉस n। अब सच दैट यहाँ पे जो रिलेशन लिखोगे वो x + 3 इज इक्वल टू y + 2, राइट। अब देखो कुछ चेंजेज नहीं किया हूँ, 2, 3 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे x, y, राइट, n क्रॉस n सच दैट। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो आएंगे वो x अगर इसको लेते हो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x + 1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n का। x लिख रहे हो तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू n। समझ में आ गया। तो क्या क्या आ जाएंगे, अगर नेचुरल नंबर है 1 लेते हो, x इज इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा 1, 2, x इज इक्वल टू 2 तो 2, 3, x इज इक्वल टू 3 तो 3, 4। तो सेट जो बनेंगे वो क्या आ जाएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड सो ऑन। समझ में आया रिद्धिमा, अक्षत, Yes, sir. अंशुल, ओके अंशुल, यस सर। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। नहीं। ओके अद्या, यस सर। हिमांगी क्लियर है ना। ओके हाँ सर। ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करूं फंक्शन। किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शन, राइट। अगर पूछना है तो अभी भी बोल सकते हो, नहीं पूछना है। हेलो ओके सो नहीं कुछ पूछना है तो देखो यहाँ पे जैसे रिलेशन होता था, है ना, पॉसिबल जो रिलेशन क्या होता था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बोलते थे। फंक्शन जो बोला जाता है, फंक्शन जो होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी भी बोल सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है। ये क्या करता है, फंक्शन एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, बट वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, बट ये फॉलो ए पर्टिकुलर रूल, वो रूल बताऊंगा। और क्या बोल सकते हो, फंक्शन जो होता है वो सबसेट होता है रिलेशन का। क्लियर है। तो फंक्शन का डिफिनीशन देखना कि फंक्शन अगर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो कि रूल
with associates elements of set, यहाँ पे of elements of non-empty sets A and set B such that फर्स्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, है ना, रिलेशंस भी डिफाइंड किए थे, तो वहां पे बताए थे कि ए एंड बी क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक भी एम्प्टी सेट आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाइड रिलेशन बन जाएगा या वाइड फंक्शन, उसमें फंक्शन होगा ही नहीं एक्चुअल में, है ना, फाई आ जाएंगे, राइट। सो सर हाँ सर रूल विथ एसोसिएट्स या विच एसोसिएट्स? रूल विथ ओके क्या बोल रही है, रूल विथ एसोसिएट्स एलिमेंट ऑफ सर ये समझे नहीं, रूल विथ एसोसिएट्स एलिमेंट। नहीं ग्राफिकली रॉन्ग है। अच्छा, इसमें क्या है, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेट ए एंड सेट बी का एलिमेंट एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से। इसको करेक्ट कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा था, अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो बता देता हूँ, इस तरह से लिखना है तो ओके। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड, इसमें और क्लियर करना, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड सेट बी associated with okay element is associated with element of non-empty set B such that, अब क्लियर है ना, हेलो, इतना क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब इसमें लिखना इंपॉर्टेंट कौन सा बात होता है, यहाँ पे जो 1 and 2 कंडीशन होते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर should be image in the set B, right? All elements of set A there should be image in the set B. Second जो point होता है, for every element of set A there should be unique image in set B. क्लियर है? एक बार रीड करो, उसके बाद बता दूंगा कि क्या होता है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी
इमेज इन द सेट बी, मीन्स अगर से दिया गया है उसका क्या होना चाहिए, इमेज होना ही चाहिए सेट बी में, राइट। सेकंड, इमेज मीन्स क्या होगा कि एसोसिएट्स होना चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट बोला गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो नीचे एरो डायग्राम से बताता हूँ, वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रूल क्या बोला गया है कि सपोज 1 2 3 लिया गया है ना, यहाँ पे ए बी सी डी है ना। तो ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी इमेज इन द सेट बी। मींस इसका जो सारे का एलिमेंट, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। यहाँ फंक्शन डिफाइंड किया गया है ना, एक रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट का, सपोज ये एक हो गया है ना, इस तरह से लिखें सपोज इसको, तो ये फंक्शन हो गया, क्योंकि 1 का इमेज क्या मिला है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट में जो लिखा गया था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी इमेज इन द सेट बी। सो ऑल एलिमेंट का पहला कंडीशन है कि 1 2 3 का इमेज मिल रहा है, मीन्स 1 2 3 एसोसिएटेड है सेट बी से, है ना। सेकेंड जो बोला गया है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर शुड बी यूनिक इमेज इन द सेट बी। मीन्स 1 का ए मिला है ना, 2 का ए मिला और 3 का डी मिला। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 1 का ए भी मिल गया और 1 का बी भी मिल गया, है ना। तो यहाँ पे यूनिक नहीं होगा इमेज। 1 जो सेट ए में है उसका यूनिक इमेज ही आना चाहिए, मीन्स एक ही वैल्यू देना चाहिए, है ना। एक से ज्यादा वैल्यू दिया, जो इनपुट पहले दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, अगर उसके लिए आउटपुट, ये बेसिकली क्या हो गया, इस तरह से समझ सकते हो कि ये इनपुट हो जाता है, ये आउटपुट। सो फॉर एवरी इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट शुड बी यूनिक होना चाहिए, 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए। बात आ रही है समझ में। और इस रफली इस तरह से समझ सकते हो कि फॉर एवरी इनपुट आउटपुट शुड बी देयर। एक पॉइंट। सेकेंड, फॉर ए इनपुट only one output should be there। there means कहाँ, सेट बी में होना चाहिए। इस क्लियर हुआ कि एवरी इनपुट के, फॉर एवरी इनपुट आउटपुट शुड बी देयर, मीन्स सेट बी में आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि फॉर ए इनपुट, एक इनपुट के लिए ओनली 1 आउटपुट शुड बी देयर, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर इस तरह से फंक्शन बोले 1 2 3 बोल दिया गया और यहाँ पे ए बी सी डी बोल दिया गया, राइट। एक केस में ट्राई करना समझने का कि सपोज 1 एसोसिएटेड है ए से, 3 एसोसिएटेड है, यहाँ 4 दे देते हैं, 3 एसोसिएटेड है बी से और 2 एसोसिएटेड है सी से। अब इसको बोलेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं, है ना। ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये फंक्शन है कि नहीं, सर फंक्शन होगा? नहीं है, नहीं है तो फंक्शन क्यों? सर, 4 का नहीं है कोई आउटपुट। देयर इज नो आउटपुट ऑफ एलिमेंट 4। समझ में आया? कोई भी आउटपुट नहीं है। अगर सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, सबको क्लियर है ना? ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, है ना, इस तरह से दे दिया। सपोज 1 एसोसिएटेड है ए से, 2 एसोसिएटेड है डी से, 3 एसोसिएटेड है बी से, 3 एसोसिएटेड है ए से और 4 एसोसिएटेड है सी से। ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। तो फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है ना। क्यों नहीं है? कि देखो 1 का एक आउटपुट है, 2 का डी आउटपुट, एक ही आउटपुट है, 3 का देखेंगे तो क्या है,
कि 3 के लिए आउटपुट हैं जो बी भी मिल रहे हैं और क्या मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, 4 का सी इनपुट है, तो ये सब तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सब कंडीशन यहाँ पे फेल हो जा रहा है। रीजन क्या होगा, 2 आउटपुट फॉर एलिमेंट 3। समझ में आ गया रीजन। यहाँ पे रीजन क्या है, ये रीजन हुआ जिसके कारण देयर इज नो आउटपुट ऑफ एलिमेंट 4। आंसर क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर है। क्लियर है ना, हाँ। दोनों केसेस, है ना। तो अगर इस तरह के देखो, सेकंड में कुछ नहीं कहा गया है, एलिमेंट इसमें बच सकते हैं सेट बी में, है ना, बट सेट ए में एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे देखो, सेट ए में एलिमेंट्स नहीं, सेट बी में एलिमेंट्स बच रहे हैं, बहुत सारे बच सकते हैं। हो सकता है कि इसको बोलेंगे कि नहीं फंक्शन, थर्ड नंबर, सॉरी ये थर्ड है, ए बी, राइट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ए बी सी डी ई, राइट। सो 1 ए से एसोसिएटेड है, 2 ए से एसोसिएटेड है, 3 ए से, 4 ए से, 5 ए से, है ना। फंक्शन होगा कि नहीं? होगा सर। फंक्शन होगा, है ना। क्यों? क्यों? 1 का एक ही आउटपुट है, ए है, 2 का एक ही आउटपुट है, ए है, 3 का एक ही आउटपुट है, ए है, 4 का एक ही आउटपुट है, ए है, 5 का एक ही आउटपुट है, ए है, और ऑल एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी लिख सकते हो, यहाँ पे ज्यादा क्लियर रहेगा। और क्या है, देयर इज यूनिक आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। क्लियर है ना, राइट। सो ये भी पॉसिबल है, बस वो दो कंडीशन को मैच करना चाहिए तो वो फंक्शन हो जाएगा, है ना। समझ में आया? हेलो, अब क्लियर है या नहीं? यस तो सर। अगर एफ ए टू बी इसको पढ़ा जाता है फंक्शन या मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ध्यान देना, इसमें जो होता है, जैसे एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड किया गया है, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन समझाऊंगा क्या होता है, डोमेन हुआ, और ये कोडोमेन होता है। डोमेन क्या होता है वो समझाऊंगा। ए जो होता है वो सेट जो आएगा, ये सेट ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सेट बी। क्लियर है, याद रहेगा। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जो ए आते हैं वो डोमेन होता है। डोमेन को क्या बोला जा सकता है, ये इनपुट हो गया, आइए, सेट ऑफ आउटपुट, वो बेसिकली सेट ऑफ आउटपुट, आउटपुट से बड़ा सेट हो सकते हैं, जो बेसिकली सारे आउटपुट देंगे, हो सकता है उससे ग्रेटर आउटपुट मिले, है ना। बट इसको तो ऑलवेज क्या बोला जाता है, इनपुट। सारे इनपुट के लिए आउटपुट आता है, लेकिन आउटपुट में क्या हो जाता है कि एलिमेंट्स बच भी जाते हैं, इसीलिए लिखे हैं सेट ऑफ आउटपुट। उससे ज्यादा वाले भी, ग्रेटर सेट भी बन सकते हैं, है ना। मिनिमम तो होगा ही कि आउटपुट वाले जो सेट आएंगे। ओके, समझ में आया? हेलो, ओके, इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए सबसेट बोलोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। सबसेट ऑफ आउटपुट, हो सकता है कि वो एक सुपर सेट दे, कंप्लीट जो देगा वो भी आ जाए,
है ना, पॉसिबल हो सकते हैं, बट ये सबसेट ऑफ आउटपुट। क्लियर है इसमें? देखो जैसे सबसेट ऑफ आउटपुट क्यों लिखे कि जैसे ये फंक्शन तो डिफाइंड था यहाँ पे, है ना, डिफाइंड था, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेट बी है उसमें एलिमेंट ए बी सी डी है, बट अगर डायरेक्टली लिखेंगे कि सेट ऑफ आउटपुट तो वहां पे लिखाएगा ए बी, बट बी का पॉसिबल ए बी से ज्यादा वाला भी एलिमेंट है। आद्या क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके, सो इसलिए बोला जाता है सबसेट या सुपरसेट भी हो सकता है किसी केस में, जब रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन सेट होंगे तो ये एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना। अब यहाँ पे जो डिफाइंड किए थे ये फंक्शन जो है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी है ना। ध्यान देना, अगर इसमें ये 1 2 3 4 ए बी सी डी ई इस तरह से एलिमेंट है, मान लो और भी, सो इसको बोला जाता है इमेज। इस वाले सेट को बोला जाता है प्री इमेज, है ना। इसको बोला जाता है इनपुट, इसको बोला जाता है आउटपुट वाले जो सेट होते हैं इनपुट, तो कोडोमेन ज्यादा बेटर है, कोडोमेन, और इसको बोला जाता है डोमेन। आउटपुट सबसेट होता है या बिलोंग्स करता है कोडोमेन से। यहां लिख लेना सेट ऑफ आउटपुट is the subset of codomain। क्लियर है? ओके, फ्री इमेज बोला जाता है, इनपुट ही क्या होता है, कोडोमेन होता है, इसको इमेज या क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक ना। इमेज बोलेंगे तो बेसिकली आउटपुट ही आएगा, बट वो उससे ज्यादा एलिमेंट्स वाले एक सेट हो सकते हैं। क्लियर है? हेलो, यस और नो, बोलो। यस सर। ओके, इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो बता देना। अब एक एक समटाइम्स तुमको रियल फंक्शन आएंगे, रियल फंक्शन में इनपुट जो होता है वो रियल नंबर होता है, इस तरह से डिफाइन किए जाएंगे, एफ आर टू आर। रियल फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो इस तरह से, मीन्स उसका जो ये क्या है, डोमेन होता है, बेसिकली इसको इनपुट बोल सकते, और ये कोडोमेन कॉल्ड रियल फंक्शन, इस तरह से डिफाइंड रहेंगे। सेट बी, ये बेसिकली क्या है, सेट बी है, और ये क्या है, सेट ए है। समझ में आ रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर, मतलब Okay. थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कहाँ पे प्रॉब्लम है? सर रियल फंक्शन वाले पार्ट में। रियल फंक्शन में क्या होगा कि अच्छा ये तो सेट ए हो गया, सेट ए को क्या बोले थे कि डोमेन होता है, यहाँ बोले थे ना, ये ध्यान रखना। सेट बी क्या होता है, कोडोमेन। तो आर टू आर अगर फंक्शन डिफाइंड है, मीन सेट ए भी है क्या, आर, और सेट बी भी क्या है, आर। आर मीन्स क्या, रियल नंबर्स। आर जो लिखा हूं, आर इज इक्वल टू क्या है, रियल नंबर्स। यहाँ पे रियल नंबर्स लिखने का मीनिंग हो गया, सिंपली आर लिखा हूं तो आर मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये जो नंबर लाइन पे होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं सारे लिए गए हैं इसमें, है ना। जैसे एग्जांपल देख लो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो देखो इसका जो ध्यान दोगे, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर इसी को लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों सेम चीज है ना।
है ना। ये बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है हिमांगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल अभी बाद में और भी डिटेल में बताऊंगा। चलो इसका अगर ग्राफ बताओगे, स्ट्रेट लाइन है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, इनपुट माइनस इंफिनिटी पे माइनस, इसका जो इनपुट है वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। समझ में आया? हेलो। यस सर। जो इनपुट होगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे डिफाइंड करते हैं दो टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डोमेन डिफाइन कर लो। अच्छा, यहाँ ध्यान, एक और पॉइंट है कि सपोज number of possible function, तो ध्यान देना, सपोज ये 1 2 है, यहाँ पे ए और बी, राइट। सो ध्यान देना इसके लिए कि सपोज एक है जो 1, इससे भी एसोसिएटेड हो सकता है, और किससे से एसोसिएटेड होगा। अच्छा, पॉसिबल फंक्शन बताओ तो टोटल काउंट करके कितना होगा इसके केस में। पहले ए ही दे देते हैं सिर्फ, इसके लिए पॉसिबल फंक्शन बताओ, है ना। बैठे हुए हो तुम लोग, ये सेट ए हो गया, तो एफ ए टू बी पॉसिबल फंक्शन बताना है। फिर देखो 1 2 3, यहाँ पे 1, ये ए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 में 1 2 ए बी। बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत छोटा एग्जांपल दिया हूँ। पॉसिबिलिटी ढूंढो कितने फंक्शन पॉसिबल हैं। सर पहले वाले में तो एक ही है। पहले वाले में एक, बोलो। फर्स्ट वाले में एक ही पॉसिबल है ना। क्यों कि देखो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक मिनट सॉरी, देखो इसका आउटपुट 1 का आउटपुट मिलना चाहिए, सेकंड में एक ही एलिमेंट है तो उससे एसोसिएटेड होगा। 2 एक एलिमेंट है, उसका आउटपुट मिलना ही चाहिए, तो एक ही है, सेकंड में तो उसी से एसोसिएटेड होगा। तो इसमें तो एक ही पॉसिबल फंक्शन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसके केस में बताओ। सर इसमें 2 हो सकता है। हाँ 1 है, ए है और बी है, तो एक इनपुट है, इसके लिए या तो ये एसोसिएटेड हो, और 1 किससे एसोसिएटेड हो जाए, बी से एसोसिएटेड हो जाए, ये भी, तो 2, है ना। समझ में आया? मीन्स 1 का आउटपुट ए मिले, और क्या 1 का आउटपुट बी मिले, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब इसके लिए बताओ, वन का ए आउटपुट मिले, 2 का भी ए आउटपुट मिले, ये एक पॉसिबिलिटी है ना। सेकंड देखेंगे कि 1 का बी आउटपुट मिले, 2 का भी बी आउटपुट मिले, सेकंड ये हो गया। थर्ड कंडीशन में देखेंगे सर कि 3 हो 1 सकता है। का आउटपुट क्या मिले, ए मिले, और 2 का आउटपुट क्या मिले, बी मिले। बी मिले। फोर्थ का कंडीशन क्या होगा, इंटरचेंज कर दे, 1 का आउटपुट क्या मिले, बी मिले, और 2 का आउटपुट क्या मिले, ए मिले, है ना। ये पॉसिबिलिटी, तो ये इसके केस में कितने होंगे, 4 पॉसिबल, राइट। तो ये ध्यान रखना कि अगर इसमें देखो फर्स्ट वाले में 1 मिला था, 1 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके केस में 2 एलिमेंट है, 2 पे पावर 1 होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स 2 थे और इसमें एलिमेंट्स 1 थे, तो 2 टू द पावर 1। यहाँ पे देखो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो सपोज जनरल मेथड में देख रहे हैं कि A1 A2 A3 डॉट 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 AM है सेट A में, और इसमें B1 B2 B3 डॉट 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 BN है, राइट। सो फंक्शन डिफाइंड है FA to B। तो यहाँ इसमें देखना, सिर्फ इसी के केस में अभी बता रहा हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन इज क्या हो जाएगा, n to the power m। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसी को लिख सकते हो, थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट। ओके सॉरी, इन सेट बी लिख लो, है ना, और ऊपर में लिख लेना सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्लियर है ना, ये याद रखने के लिए इस तरह से बता दिया हूँ, और ये डिटेल में पढ़ोगे पीएनसी में कैसे होता है वो पता चल जाएगा, बस यहाँ पे आइडिया बताया था, डिटेल में अभी इसको डिस्कस नहीं किए हैं, वो जब पीएनसी पढ़ोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है ये, अभी तो लग रहा होगा कैसे हो गया, बट बहुत सिंपल होते हैं। कि देखो A1 है, जो A1 के पास ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे 1 2 3 है और इसमें A, B है। सो 1 के पास पॉसिबिलिटी कितने हैं, देखो इस तरह से सोच सकते हो, 1 को एसोसिएट होने के लिए कितने पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, 1 A से एसोसिएटेड होगा और क्या हो सकता है 1 B से एसोसिएटेड हो सकता है ना। तो 1 के पास कितने पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी। देखो 2 के पास भी 2 पॉसिबिलिटी है ना, 3 के पास भी 2 पॉसिबिलिटी, तो कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, सो क्या हो जाएगा 2 to the power 3। समझ में आ गया ना, इस तरह से 1 के पास 2 पॉसिबिलिटी, 2 के पास भी 2 पॉसिबिलिटी, 3 के पास भी 2 पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा एलिमेंट होता तो इसी ऑर्डर में लिखा जाता। जैसे यहाँ पे दे देंगे 1 2 3 और यहाँ पे A B C D E, तो 1 के पास 5 पॉसिबिलिटी, यस और नो, 2 के पास 5 पॉसिबिलिटी, 3 के पास 5 पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 to the power 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, तो जस्ट क्या करना है B to the power A चला जाएगा। समझ क्लियर है, हेलो? यस सर। ओके, सो इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबल, इसमें भी आएंगे नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शन, वो सब बता दिया जाएगा, अभी बस यही जानना है ना। वो सब केसेस बाद में आएंगे, पहले जानेंगे कि 1 1 फंक्शन होता क्या है, ऑन टू फंक्शन होता है क्या है, इनटू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं कि डोमेन एंड को डोमेन आया था, है ना, अलग टर्म, एक न्यू टर्म यहाँ पे आए थे, उसको डिफाइन करते हैं डोमेन, और यहाँ पे को डोमेन, ये रेंज है ना, इसके बारे में देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बहुत इजी होता है ये सब फाइंड आउट करना, क्वेश्चंस में ज्यादा डोमेन रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, रेंज में डोमेन बहुत इजी होता है। तो यहाँ लिख लो डोमेन, डोमेन को कैसे डिफाइन करोगे, किसी को आइडिया है?
बताओ, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स और क्या होगा वाई एग्जिस्ट करेगा। ओके, समझ में आ गया? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स और वाई एग्जिस्ट। समझ में आया? क्लियर है ना? तो देखो क्या होगा, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाई लिखा हुआ रहे या एफ एक्स लिखा रहे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक, ये क्या बता रहा है, एक चीज और इसमें ध्यान देना कि इसमें, हाँ, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, सेट ए को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके वैल्यू रखते हैं तो ये आता है। ये सेट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, वो इनपुट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आउटपुट देगा, है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, उसके बेसिस पे आउटपुट दे रहा है, इसलिए उसको डिपेंडेंट, आउटपुट को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इनपुट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इनपुट इज इक्वल टू, इस तरह से समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया? तो y इज इक्वल टू अगर इस तरह से दिया हुआ है x माइनस 2, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। अब ये ध्यान रखना कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स एग्जिस्ट, और यहाँ पे समझ सकते हो एफ एक्स एग्जिस्ट मीन्स क्या होगा कि एफ एक्स का रियल आउटपुट देना चाहिए, यहाँ पे रियल आउटपुट इस तरह से क्या होना चाहिए, ऐसे वैल्यू x मीन्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स गिव्स रियल आउटपुट, राइट। सो रियल आउटपुट अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। x का वैल्यू क्या, यहाँ पे अगर 1 रखिएगा तो आउटपुट रियल देगा, 1 No, रखेंगे sir. तब नहीं ना। सो इट मीन्स जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आते हैं वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, यस और नो। जो ये टर्म मिले हैं ये क्या होना चाहिए, 0 और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. पॉजिटिव, और इसी को क्या बोला जाता है, नॉन नेगेटिव। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 2 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये क्या हो गया, इसी को और लिख सकते हैं 2 से इंफिनिटी, ये हो गया डोमेन, मीन्स इसी के लिए रियल आउटपुट देगा। आई बात समझ में? स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो टर्म क्या होना चाहिए, मीन्स वो वैल्यू टोटल देगा, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो x माइनस 2 का ऑलवेज वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और 0, सॉरी नॉन निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो पॉजिटिव 0 उसी के अकॉर्डिंग ये किए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये समझ में आता है ना कि इनइक्वालिटीज तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सॉल्व करने आता है ना। आद्या समझ में ये सब पढ़ा हुआ है ना? हाँ सर, पढ़े हैं लेकिन भूल गए। देखो ओपन इंटरवल अगर इस तरह से है a कॉमा बी लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये नंबर लाइन हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये a है, x इज इक्वल टू a है ना, और ये x इज इक्वल टू b। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये मीनिंग होता है, a एंड b एक्सक्लूडेड होता है आंसर से, है ना। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, a कॉमा बी अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या समझना है कि प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। तो क्लोज इंटरवल मीन्स ये सॉलिड सर्कल बनेगा, यहाँ पे पॉइंट सर्कल है ना, और यहाँ पे ओपन होगा। इट मीन्स यहाँ पे फ्रॉम
ए एंड बी एक्सक्लूडेड, इस तरह से लिख सकते हो, ए एंड बी एक्सक्लूडेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एंड बी इंक्लूडेड। अब एक और होता है, ये सेकंड केस था। थर्ड केस इसी में लिख सकते हो कि सपोज माइनस इन्फिनिटी से ए लिखा हुआ है ना, यूनियन बी से इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि ए हो गया और ये बी हो गया, राइट। यहाँ मान लिए हैं कि ए लेस देन बी है, तभी ऐसा कर रहा हूँ, है ना। हर एक केस में ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ध्यान देना कि ये जो लिखा हुआ है वो माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल, है ना, ये ओपन इंटरवल। इस एट इंफिनिटी ऑलवेज, क्योंकि इंफिनिटी को फिक्स नहीं कर सकते हो तो हमेशा क्या करना है, ओपन इंटरवल रखना है। इसका मीनिंग ये होगा कि इधर तो यहाँ क्लोज्ड है और इस तरह से चलता जाएगा, यहाँ क्लोज्ड है इस तरह से चलता जाएगा, ये होता है। फिर 4 कंडीशन में सपोज माइनस इन्फिनिटी टू ए लिखा हुआ रहेगा, दोनों पे ओपन इंटरवल, यूनियन यहाँ पे बी से सी लिखा हुआ रहेगा ओपन इंटरवल, और ये समझ लेते हैं कि ए लेस देन बी लेस देन सी, इस तरह के। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसका मीनिंग होगा कि यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज्ड मीन्स इंक्लूड कर लिया गया है, तो इंक्लूडेड अप टू कहाँ तक, सी तक ओपन। और यहाँ देखिए ये ओपन है अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा है ये सब केसेस जो बता रहा हूँ। यहाँ भी ओपन, ओपन सर्कल बनेगा, ओपन सर्कल बनेगा। मीन्स जो आंसर में है वो पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया, उसके अलावा इंक्लूड किया गया है, राइट। समझ में आया। अगर ए टू बी है, ये क्लोज्ड है और यहाँ ओपन है, इसी को लिखा जाता है ए बी, और इस तरह से लिखेंगे। इट मीन्स बी है जो नेक्स्ट वाले जो इंटरवल आएगा उसमें इंक्लूडेड किया गया है, इसमें इस वाले में एक्सक्लूड कर लिया गया है। सो बी इज एक्सक्लूडेड, ए को इंक्लूड किया गया है। सो इसका जो वैल्यू लिखेंगे ए और बी, यहाँ कंडीशन वही ए लेस देन बी, सारे में लेकर के चल रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इट मीन्स यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल। ये सब याद आया, है ना। सेमी क्लोज्ड इसको बोल सकते हैं। हेलो, यस सर। क्लियर है ना। तो ये सब जस्ट एक बता रहा था कि याद आ जाए। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आता है ना, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे बता चुके थे 11th। तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया हूँ, मेरे ख्याल से उसमें बताया हूँ ये सब सारा कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज को, बताए हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे वही सारी चीजें जरूरत पड़ेगा। सर बहुत पहले मोहित सर पढ़ाए थे। तो क्या करोगे, अब टाइम भी हो गया है, एक बार क्या करना कि सारा नेक्स्ट क्लास में वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटीज पढ़े हो। इनइक्वालिटीज वाले कॉन्सेप्ट पढ़ करके आना है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस उसी पे करवाऊंगा, है ना। लॉग का भी प्रॉपर्टीज उसमें बताए होंगे कि कैसे लॉग कब डिफाइंड होता है ना। इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन, डोमेन फाइंड आउट करने में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यहाँ पे यूज होगा। सपोज इस तरह से आ गया, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब बोलेगा फाइंड डोमेन। डोमेन एक टेक्निकल वर्ड है, ये होता क्या है डोमेन, बेसिकली ऐसा इनपुट मींस ऐसा वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए एफ एक्स रियल हो, है ना, यही होता है ना। क्या बताएं कि डोमेन क्या होता है कि पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स गिव्स रियल वैल्यू। अद्या, यस सर। यही बताया ना। हाँ क्या सर। समझना है, हाँ एक लाइन में समझना है कि एक्स का ऐसा वैल्यू, डोमेन क्या होता है, एक्स का ऐसा वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल हो। सो यहाँ पे रियल होने के लिए क्या होना चाहिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉन निगेटिव होना चाहिए, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना। अब इसको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में सारा एक बार पढ़ करके आना। अगर इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम रहेगा तो फिर बताऊंगा वो, क्योंकि बताना ही पड़ेगा। अगर ये सब नहीं आएगा तो बनेगा भी नहीं। सपोज अगर एफ एक्स एक डिफाइंड कर दिया गया 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, अब इसके बारे में बोलेगा कि क्या होना चाहिए, इसका डोमेन फाइंड कीजिए, फाइंड डोमेन। तो न्यूमरेटर में देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी रख सकते हो। डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि अगर x माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 0 आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 3 रखेंगे या x माइनस 3 0 आ जाएगा तो आउटपुट रियल नहीं होंगे, है ना। यस सर। आउटपुट व्हेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो नॉन रियल आउटपुट। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 फाइंड किए तो r में से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे 3 को, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। मीन्स क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 3 अगर नहीं होगा तो आउटपुट रियल होंगे ऑलवेज। x इज इक्वल टू 3 दे देंगे तो कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, क्या देगा नहीं पता, है ना। अनडिफाइंड है बेसिकली, 3 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई होता है ना कि यहाँ पे नंबर बाई 0 अनडिफाइंड, यस और नो। अनडिफाइंड, उसका वैल्यू अभी तक फाइंड आउट किया ही नहीं गया है, राइट। हेलो, क्लियर है। अरे कोई नंबर दे दो 2 बाई 0, क्या 0 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं ना, ये अनडिफाइंड है। ओके, क्लियर है ना। सर इसका डोमेन तो ओपन और क्लोज इंटरवल के हेल्प से भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, इसको लिखना, ये देखो r माइनस, सर r में से 3 को हटा दिए तो इसका मीनिंग होगा माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सर लॉग में क्या क्या जरूरी पड़ेगा? लॉग में ग्राफ तो आना चाहिए, इसका ग्राफ आना चाहिए, इसमें सर डोमेन आप जो डिफाइंड लॉग पढ़ा सकते हैं खाली। सिर्फ, हाँ बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 5 मिनट का काम है। इनइक्वालिटीज पढ़ के आना ना, लॉग बहुत सिंपल चीज है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, जो पहले पढ़ाया गया है वो, अगर फिर से ज्यादा अगर लगता है कि एनर्जी जा रहा है उसको पढ़ने में तो रहने देना, फिर से मैं बता दूंगा इनइक्वालिटीज, क्योंकि उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगने जा रहा है। इनइक्वालिटीज पढ़ने में जो उसका मेन सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो 10 to 20 मिनट्स में फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। तो ये कब डिफाइंड है, तो डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। 2 कंडीशन बताए थे, मैं ही पढ़ाया हूँ तुम लोग में, 2 कंडीशन, है ना। इस तरह से सर लॉग के डिफाइंड होने के लिए, प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ और का नहीं जरूरत नहीं, पड़ेगा? इवन इवन प्रॉपर्टीज भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, वो फॉर्मूला तो आना चाहिए, पढ़ लेना एक बार, कहीं भी यूज किया जा सकता है वो, है ना। सो बट डिफाइंड होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। तो हो सकता है लॉग का आए तो डोमेन उसमें पूछा जाए, तो डिफाइंड होने के लिए ये बेसिकली डोमेन, इससे जो आएंगे सॉल्यूशन वो डोमेन, उसी को डोमेन बोला जाता है ना, कि इसके लिए डिफाइंड है। मीन्स लॉग एक्स बेस ए रियल आउटपुट देगा, तो रियल आउटपुट देगा तो वैल्यू किसका फाइंड कर रहे हैं, एक्स का फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स क्या हो गया, डोमेन हो गया, है ना। सो इनइक्वालिटीज और ये वाले पार्ट कवर करके आना, अगर नहीं भी समझ में आया तो रहने देना, ज्यादा एनर्जी उस पर नहीं देना है ना। वो बता दूंगा क्लियर, 10 से 15 मिनट लगेंगे, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में डोमेन पे प्रॉब्लम करवाऊंगा, डिफिनेशन तो बता दिया हूँ, कोडोमेन का डिफिनेशन बताऊंगा, रेंज का यहाँ डिफिनेशन बताऊंगा, है ना। इस पे प्रॉब्लम्स, इसका डिफिनेशन, है ना, और इस पे डिफिनेशन एंड प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा कि वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन पहले,
इनटू एंड ऑन टू फंक्शन बताऊंगा, फिर 1 इनटू फंक्शन या सिंपली 1 फंक्शन बताऊंगा। 1 फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है ना, ये बताऊंगा। उसके बाद इसमें 1 फंक्शन में इनटू जोड़ लो, 1 फंक्शन में ऑन टू जोड़ लो, तो एक अलग टाइप के बन जाएंगे। मेनी वन में इनटू ऐड कर लो, मेनी वन में ऑन टू ऐड कर लो, तो ये 1 2 3 4 अदर जो आएंगे वो बहुत इजी है, इसी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये सब बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने के लिए। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, बेसिक ही है, अभी तो कुछ पढ़े भी नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा। कौन कौन से क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है तुम लोग को? पिछले 2 क्लासेस का नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, तो प्रीवियस 2 क्लास वाले और ये वाले पीडीएफ अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो इनइक्वालिटीज एक बार रिवाइज करके आना, फिर भी समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, देन जो भी आगे होगा वो बताऊंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद क्लास है? थैंक यू सर। नहीं ओके सर। वेलकम। नहीं, ओके वेलकम। चलो सर रिलेशंस का क्वेश्चन बनाएंगे कि नहीं? हाँ बनाना है, क्यों नहीं बनाओगे? 10 to 20 क्वेश्चंस बना लेना ना, है ना। नहीं तो प्रीवियस ईयर, हेलो, नेट पे सर्च कर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा, वो सब बना लेना। ठीक है, चलो रखता हूँ, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।